आप सभी, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, आपके सामने है स्क्रीन पे। आप लोग आंसर देते चलिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, वो आपको हम बताते चलेंगे और जिससे कि आप लोगों के 3, 4, 5 प्रश्न जो है तैयार हो जाया करेंगे। ठीक है? तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा मंदिर जो है आपका, पल्लव राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? ठीक है? तो बात यहाँ पे पल्लव राजवंश की पूछा पूछा गया है। ठीक है? तो ऑप्शंस दे रखा है आपका, नागेश्वरम मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर दे रखा है, हजारा मंदिर दे रखा है और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि पल्लव राजवंश का जो शासनकाल है वो कहाँ पे रहा है। तो पल्लव राजवंश का जो शासनकाल है वो दक्षिण भारत में, ठीक है, पल्लव शासन रहा है। ठीक है? तो कहाँ पे रहा है? तो दक्षिण भारत में रहा है। एक बात आप लोग ये जाने रहेंगे। ठीक है? ठीक है? और इसकी पीडीएफ वगैरह जिसको ज़रूरत होगी, आप हमें टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद विक्रम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ वगैरह हम डालते रहेंगे। ठीक है? तो ये कहाँ पे है? ठीक है? कौन-सा मंदिर राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनाया गया? तो महाबलीपुरम जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। और महाबलीपुरम आपका कहाँ पे है? तो महाबलीपुरम जो है आपका, ये ऑप्शन में देखिए महाबलीपुरम भी दे देता है या फिर मामल्ल, ठीक है? ये भी बोला जाता है मामल्लपुरम, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मामल्लपुरम भी कहा जाता है। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया था उस दौरान और इन मंदिरों में प्रमुख था, कौन-कौन सा मंदिर था, ठीक है? ये जान लीजिए आप लोग, हम बता देते हैं। एक किनारे से थोड़ा-सा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें देखिए सबसे पहला मंदिर आपका था आदिवराह मंदिर, कौन-सा था? आदि आदिवराह मंदिर था, ठीक है? आदिवराह मंदिर था। कुछ हम फैक्ट्स बोल देंगे, आप लोग उसको जो है नोट डाउन करते चलिएगा और कुछ स्क्रीन पे हम लिखवाते चल रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा बोर्ड पे, ठीक है? तो आदि वाराह मंदिर जो है इसे सिंह विष्णु भी कहा जाता है, ठीक? और इसी में एकाश्म रत्न एक मंदिर है, एकाश्म मंदिर रथ, ठीक है? एकाश्म मंदिर रथ, ये भी जो है इन्हीं के शासनकाल में बना था इन लोग के। और पल्लव राजवंश के जो प्रमुख मंदिर हैं जो लोग बनवाए थे। और एकाश्म मंदिर रथ जो है, ये आदि वाराह मंदिर जो था इसे सिंह विष्णु ने बनवाया था और इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। एकाश्म मंदिर रथ जो है ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। इसके बाद आपका गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर है, तो गणेश मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, ठीक है? तो इसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, ये ध्यान रखेंगे। और गणेश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, ठीक है? सॉरी, देखिए एकाश मंदिर और गणेश मंदिर ये दोनों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, ठीक है? नाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये दोनों मंदिर का कराया था, ठीक है? और सिंह विष्णु ने आदिवराह मंदिर कराया था। इतना फैक्ट्स आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे। कुछ और फैक्ट बताते चलते हैं इसके बारे में, आप लोग जान लीजिए। और कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांची का कैलाश मंदिर कराया था, ठीक है? कांची का कैलाश मंदिर जो है बनवाया था। ये ध्यान रखेंगे। कैलाश मंदिर ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये द्वितीय ने बनवाया था। ये ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसी मंदिर को राज सिद्धेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि राज सिद्धेश्वरी मंदिर किसे कहा जाता है? तो कांची के कैलाश मंदिर को ही राज सिद्धेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। सिद्धेश्वरी मंदिर कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और पल्लव राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी जान लीजिए, जब आ ही गया है तो 575 में हुई थी। ठीक है? और किसने किया था? तो सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की, देखिए कल प्रश्न कराए थे तो उसमें जो है आपका राष्ट्रकूट वंश के बारे में डिटेल में बताए थे। आज आपको पल्लव वंश के बारे में इतना फैक्ट्स बता दिए हैं। तो सिंह विष्णु ने 575 में इसकी स्थापना की थी। ये ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है और सिंह विष्णु ने ही आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया था। एक बार रिवीजन करा देते हैं कि जो है आपका एकाश मंदिर रथ जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। गणेश मंदिर भी गणेश मंदिर आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम ने बनवाया था और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था और राज सिद्धेश्वरी मंदिर भी कहते हैं, ठीक है? जिसे और पल्लव राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 575 देखिए नोट करा दिए और सिंह विष्णु ने की थी, ठीक है? देखिए एक मंदिर का जो है कन्फ्यूजन है, ठीक है? अलग-अलग बुक में 2 दिया हुआ है, लेकिन ये जो गणेश मंदिर का है, गणेश मंदिर के बारे में जान लीजिए आप, ठीक है? गणेश मंदिर ये ऊपर भी कराए थे। इसको जो है परमेश्वर
वर्मन ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? और आप सभी लोग आंसर देते चलिएगा। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपके सामने दे रखा है, ठीक है? तो आप सभी लोग बताएंगे टोडरमल को किस नाम से जाना जाता है? टोडरमल आपको बता दें कि टोडरमल जो थे ये आपके अकबर के अकबर के क्या थे ये? अकबर के ये वित्त मंत्री थे, ठीक है? ये अकबर के वित्त मंत्री थे, एक फैक्ट आप ये ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है? और एक प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि जो है आपका जब्ती प्रणाली एक होती है, ठीक है? जब्ती प्रणाली आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे जब्ती प्रणाली के बारे में। जब्ती प्रणाली होता क्या है बताते हैं? जब्ती प्रणाली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, बार-बार पूछा जाता है। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है इसे टोडरमल ने ही किया था, ठीक है? तो ये क्या था? ये राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था थी, ठीक है? राजस्व कैसे एकत्रित करेंगे, इसकी एक नई व्यवस्था थी, ठीक है? और इसकी शुरुआत जो है किसने की थी? टोडरमल ने की थी और इसे दहसाला, ठीक है? दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता था। दहसाला व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है? तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, दहसाला व्यवस्था निम्न में से कौन-सा होता है? तो दहसाला व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? टोडरमल के बारे में क्वेश्चन क्या था? टोडरमल को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो टोडरमल को मुशर्रिफ-ए-दीवान, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा, मुशर्रिफ-ए-दीवान। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा, वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या दे रखा है? आप जो लोग जुड़ गए हों, आप लोग आंसर करते चलिएगा, ठीक है? और जो लोग ऑफलाइन बाद में भी क्लासेस देखेंगे, वो लोग भी आंसर कीजिएगा, काफ़ी कुछ फैक्ट्स इसमें हम बताते चलेंगे। आज ये पहली क्लास है, जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे क्लास में और खूबसूरती आती जाएगी, ठीक है? चलिए, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? तो भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है और याचिका के बारे में पूछा गया है, जिसमें सूचित होना या प्रमाणित होना है। तो आपका उत्प्रेषण, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण या अधिकार परीक्षा दे रखा है। तो जिसमें होता है प्रमाणित होना या फिर सूचित होना, ठीक है? ये बताएँगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है? ये डिटेल पहले जान लीजिए, तब तक आप लोग आंसर करेंगे। अनुच्छेद 32 जो है, इसमें इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, ठीक है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। इसके तहत अगर देखिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अगर कोई मौलिक अधिकार का कहीं उल्लंघन होता है, तो इसके विरुद्ध जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ठीक है? आपका जो है अनुच्छेद देखिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है? और जो आपका हाई कोर्ट है, ये अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है? इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। एक बात आप ये जाने रहेंगे, ठीक है? और देखिए इसी में आपका उत्प्रेषण जो दे रखा है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना। क्या होता है? प्रमाणित होना होता है, ठीक है? या सूचित होना होता है और इस याचिका का उपयोग कब किया जाता है? आप सभी लोगों को पता होगा, बता दें आप लोगों को। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी मामले का स्थानांतरण जो कि निचली अदालत में लंबित है। कोई मामला मान लीजिए जैसे कि निचली अदालत में लंबित है और या किसी वाद में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता होती है। तो कोई निचली अदालत ने कोई वाद में कोई आदेश कर दिया है, उसको जो है आपको जो है रद्द करना हो, ठीक है? या निचली अदालत जो लंबित है, उस मामले पे सुनवाई करना है, तो वहाँ पे उत्प्रेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? उत्प्रेषण रिट का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट्स आप लोग जान गए, 5 तरीके के रिट होते हैं। ठीक है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 तहत हाई कोर्ट, ठीक है? जारी करता है और आपका प्रमाणित या सूचित होना, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा होगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे बात आपका उड़िया पठार के बारे में हो रहा है, ठीक है? तो उड़िया पठार के बारे में आप लोग बताएँगे? तो ये आपका राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या उपयुक्त में से कोई नहीं?
उड़िया पठार के बारे में आप लोग बताएँगे? देखिए, बता दें उड़िया पठार भारत में कहाँ पे अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है, ये जाने रहेंगे। और इस राज्य का सबसे ऊँचा पठार है, तो उड़िया पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार है। ठीक है? ठीक है? सबसे ऊँचा पठार है, ये ध्यान रखे रहेंगे। और ये राजस्थान के सिरोही जिले को माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पे है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में सिरोही जिले सिरोही जिले के कि माउंट आबू नामक स्थान पे स्थित है। सिरोही जिले के माउंट आबू काफ़ी प्यारा जगह है। माउंट आबू स्थान पे अवस्थित है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? जैसे जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष है, ठीक है? उसको ठीक करने के लिए किस तरीके के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस दे रखा है, समतलावतल लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस है या समतलोत्तल लेंस दे रखा है या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो मायोपिया बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, हो सकता है कभी-कभी इंग्लिश में दे दे, ठीक है? मायोपिया ये आँखों संबंधित बीमारी है, आप सभी लोगों को पता है और इसमें दूर की वस्तुएँ स्पष्ट देखने में परेशानी होती है। तो इसमें दूर रखी हुई जो चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसको देखने में समस्या होती है और इस परेशानी में आँख की जो पुतली का है आकार बढ़ जाता है। तो जो आपके आँख की जो पुतली होती है, इसका आकार जो है बढ़ जाता है। ये ध्यान रखेंगे और दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल जैसे जो रेटिना देखिए, पहली बात है जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो दृष्टिपटल किस पे बनता है? रेटिना बनता है, ठीक है? दृष्टिपटल बनता है, रेटिना पे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये रेटिना पे ना बन के दृष्टिपटल के सामने बनता है, ठीक है? तो रेटिना पे नहीं बनता है ऐसे कंडीशन में और ये दृष्टि के सामने बनता है, इस वजह से दिक्कत आती है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो कैसे, किसका? तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल के बारे में पूछा गया है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ठीक है? बताना है आपको। देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक जो थी, वो आपकी प्रभावती गुप्ता थी, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रभावती जो गुप्ता थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इनकी जो है ये पुत्री थी और इनका विवाह जो था, ये वाकाटक वंश से इनका विवाह वाकाटक वंश, ठीक है? वाकाटक वंश कहाँ पे जो है था? तो ये महाराष्ट्र में था। ये जाने रहेंगे कि शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो प्रभावती गुप्ता का जो है विवाह जो हुआ था, वो वाकाटक वंश के शासक थे रुद्रसेन रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनके पिताजी भी द्वितीय थे और इनके पति भी जो है द्वितीय थे, ठीक है? से हुआ था। ये जाने रहेंगे आप लोग और इसका प्रमाण जो है प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, पूना ताम्रपत्र। इसमें जो है इनके विवाह वगैरह संबंधी जितनी जानकारी है, सब कुछ उसी से मिला हुआ है, ठीक है? और इन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय को जो रुद्रसेन जो द्वितीय थे, इनके पति थे, ये वाकाटक वंश के जो है शासक थे और इनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। तो इनके एक पुत्र थे, इनके जो है पति रुद्रसेन द्वितीय का जो है मृत्यु पहले हो गया था और इनके इनका जो पुत्र थे, वो काफ़ी कम उम्र के थे, ठीक है? तो उनकी संरक्षिका बन के जो है ये शासन संभाली थी, ठीक है? तो इनके पुत्र का नाम भी नोट कर लीजिए, हो सकता है कि पूछे, प्रवरसेन, ठीक है? और प्रवरसेन भी जो है द्वितीय थे। तो ध्यान रखिएगा इनके पिताजी द्वितीय, पति भी द्वितीय, उनके पुत्र भी द्वितीय ही थे, ठीक है? तो ये इतना फैक्ट्स था प्रभावती गुप्ता के बारे में, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे?
शिवाजी के समकालीन थे, बताएँगे आप लोग? थोड़ा टाइम इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग बाद में भी अगर जो लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो उनके पास भी टाइम रहेगा आंसर करने का। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? बताना है आपको। तुकाराम है, चैतन्य है, नामदेव, शंकराचार्य है। तो देखिए, शिवाजी के समकालीन आपके कौन थे? तो तुकाराम थे, ठीक है? तुकाराम जी थे। देखिए, हम सबके बारे में थोड़ा फैक्ट बता दे रहे हैं, जान लीजिए ये चारों लोग के बारे में बार-बार पूछता है। तो तुकाराम का जो है, जो जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे हम लिखते चल रहे हैं। तो इनका जो है आपका नोट कर लीजिएगा 1598 से 1650, ठीक है? और ये जो है महाराष्ट्र में इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो ये इनका कार्यक्षेत्र देखिए एमएच लिख दे रहे हैं। इनका कार्यक्षेत्र जो है महाराष्ट्र था और ये जो है वारकरी मत के किसके जो है ये किस मत के अनुयायी थे? तो ये वारकरी मत के, ठीक है, अनुयायी थे। ठीक है, चैतन्य जी की बात करते हैं तो चैतन्य जी का जो था 1486 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, 1533 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 33 है, ठीक है। और इनका जो कार्यक्षेत्र था वो बंगाल था, ठीक है, बंगाल में ये जो है अपना कार्यक्षेत्र बनाए हुए थे। और ये वैष्णव मत के अनुयायी थे, किसके थे? तो ये वैष्णव मत के, वैष्णव मत, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो इनका जो है 788, 788 से 820 ईस्वी तक, ज्यादा टाइम तक नहीं था, ठीक है। और इनका जो कार्यक्षेत्र है ये संपूर्ण भारत था, ठीक है, पूरा इंडिया, संपूर्ण भारत था। और ये जो है अद्वैतवाद के अनुयायी थे, अद्वैतवाद, ठीक है। तो ये फैक्ट्स है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और नामदेव जी रह जाते हैं, तो नामदेव जी के बारे में हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो नामदेव जी का जो था वो 1270 से 1350 था, 1350 है, ये 3 है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 1350 और इनका जो क्षेत्र था ये एमएच था, मतलब महाराष्ट्र था। और ये निर्गुण मत के न्याय थे, निर्गुण मत, ठीक है। ये जो है आपका नामदेव जी के बारे में है। तो 1270 से 1350 है, महाराष्ट्र इनका कार्यक्षेत्र था और निर्गुण मत के न्याय थे। तो इतने फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी आ रहा है सही होगा। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम जी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, अगस्त कथन के विरुद्ध था, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध था, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम था, नमक कर के विरुद्ध था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कल इसके बारे में काफी डिटेल में बताए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, ठीक है, और कितने लोग थे, सब कुछ काफी डिटेल में हम बता रखे हैं आपको। कल कल वाली क्लास जाके देख लीजिएगा, काफी डिटेल में आप लोग को हम बताए हैं। आज ही बता देते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था आपका, ये 1930 से लेके 31 तक चला था, 1930 से 31 तक था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, नमक के विरुद्ध था। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पत्र पे था, आधारित था। तो 11 सूत्रीय जो है मांग पत्र पर विचार करने के कारण शुरू किया गया था और यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया था, आप सभी को पता है। और गांधी जी ने इसकी शुरुआत जो है नमक कर के विरुद्ध कहाँ से की थी? तो आपको हम बता दें कि 24 दिवसीय उनका एक जो है मार्च हुआ था, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। और ये 24 दिवसीय जो है यात्रा के दौरान ये 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और ये आपका 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त हुई थी। और ये 24 दिवसीय जो है यात्रा थी इनकी। और जब दांडी नामक स्थान समुद्र के किनारे जब गांधी जी पहुंचे थे, तो वहीं पे इन्होंने नमक को हाथ में लेके, ठीक है, नमक कानून को तोड़ के और अपनी जो है यात्रा को संपन्न किया था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेके जो है ये था, ठीक है।
तो ये जान लीजिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो-जो फैक्ट आपको बताए, ये सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएँ, ठीक है? तो संविधान सभा में जो है बहुत सारी समितियाँ बनी थी, उसमें अल्पसंख्यकों की एक उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया है, ठीक है? तो चैनल पे जो लोग जुड़ गए हों, आप लोग आंसर देते चलिएगा और वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा। तो बताएँगे आप लोग अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया, एच.सी. मुखर्जी और के.एम. मुंशी या उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा है। देखिए, एच.सी. मुखर्जी जो थे, ये आपका राइट आंसर होगा। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है? और ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे, ठीक है? क्या थे? तो ये जान लीजिएगा। और बता दें मौलिक अधिकारों संबंधी जो उप समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है? ये फैक्ट हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जे.बी. जेबी कृपलानी थे। ये मौलिक अधिकारों संबंधी जो उपसमिति थी, तो उसके थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी जो दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, ये संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। जो संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था, उसमें 7 सदस्यों में से ये एक थे। और यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है, बी पट्टाभी सीतारामैया दे रखा है। इनके बारे में जान लीजिए, ये संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो किसके थे? तो ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है? और के.एम. मुंशी जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार-बार इनके बारे में पूछा जाता है। ये ऑर्डर ऑफ बिज़नेस कमिटी के अध्यक्ष थे, ठीक है? के.एम. मुंशी ऑर्डर ऑफ बिज़नेस कमिटी, ठीक है? ऑर्डर ऑफ बिज़नेस कमिटी के अध्यक्ष थे, ठीक है? ये ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है? तो इतने फैक्ट्स थे। और संविधान सभा के अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएँ, तो आप सभी लोग जान गए हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका जिसका भी आ रहा है, वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 देख क्या लिखा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? अनुच्छेद 300 ए के बारे में पूछा गया है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग बताएँगे। अनुच्छेद 300 ए, कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है, संपत्ति के बारे में है, आप सभी को पता है। और कोई व्यक्ति अपनी निजता प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा, ये भी गलत है आपका। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताते चलते हैं, जान लीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए जो है संपत्ति का अधिकार है। एक बात ये जान लीजिएगा आप लोग। और इसके तहत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया सकता है। तो आपको आपकी संपत्ति से बिना किसी विधिक जो है प्राधिकार के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, एक बात आप ये जाने रहेंगे। और मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार 7 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, ये सभी को पता है। और आप सभी लोगों को पता है कि एक जो है आपका 44वां संविधान जो है संशोधन होता है। 1 सेकंड, बता दे रहे हैं। 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है? और ये कब होता है? 1978 में हुआ था, आप सभी को पता होगा ये। इसके तहत जो है अनुच्छेद 31 जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद जो 31 था, अनुच्छेद 31 को निकाल के वहाँ से, ठीक है? और अनुच्छेद 19 एक को भी जो है बाहर किया गया था, ये भी जान लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद जो है 1 को भी इससे बाहर किया गया था। और मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया था। और वर्तमान में कितने, पहले 7 जो हुआ करते थे, अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, अगली प्रश्न है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? कल एक प्रश्न इसी टाइप का था, आप लोगों को कराए थे। और आज देखिए, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। बताएँ आप लोग। यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है? बहुत ईज़ी प्रश्न है, आप सभी लोग को पता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, उसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके बारे में जान लीजिए आप लोग कि
लैंड ऑफ कंगारू भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंड ऑफ कंगारू और या प्यासी भूमि भी कहते हैं। ये भी देखिए प्रश्न जो हम लिखवा रहे हैं, ये पूछा गया है, तो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। या प्यासी प्यासी भूमि का देश, ठीक है? भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे लघु महाद्वीप भी कहते हैं, लघु महाद्वीप कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं, ठीक है? इतने सारे नाम से जाना जाता है, ये जाने रहेंगे आप लोग। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है यूरोप का प्रमुख मछुवाही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है? डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? ठीक है? देखिए, प्रश्न हम कराएँगे, एक प्रश्न के साथ आप लोग खुद देख रहे होंगे कि 5-6 प्रश्न आप लोगों का तैयार होता चल रहा है, ठीक है? तो एक क्लास में आप मान के चलिए कि आप लोग का 100 डेढ़ 100 प्रश्न ईज़िली आप लोग का तैयार हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये है कि आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। एग्ज़ामिनेशन के टाइम में आप लोगों को जो है रिवीजन करने में काफ़ी आराम रहेगा। और देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारे आपके पीवाईक्यू वगैरह के मिला के सब निचोड़ हैं, तैयार किए गए हैं। तो यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है, बताना है। बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए एक-एक प्रश्न ढूँढ के अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने में, तो आप लोग इसको खूब रटिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आप लोग रट पाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बाल्टिक बाल्टिक सागर, ठीक है? पागल लिखा है, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर और नॉर्वे सागर, ठीक है? या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये आपका यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र आपका ये उत्तरी सागर में अवस्थित है, ये जाने रहेंगे आप लोग। और इसे जो है यह उत्तरी सागर के में स्थित रेतीला किनारा है, ठीक है? ये जान लीजिएगा मछुआई जो क्षेत्र है, ये आपका रेतीला किनारा है, ये भी पूछा गया है, रेतीला किनारा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो इंग्लैंड के पूर्वी किनारे पे स्थित है, तो ये इंग्लैंड के पूर्वी किनारे पे पूर्वी किनारे पे अवस्थित है। और यूरोप महाद्वीप में स्थित यह क्षेत्र छिछला होने के साथ चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो चारों तरफ जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है और यह मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त केंद्र है। इसी वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण भारत में अक्टूबर माह में जो गर्मी पड़ती है उसका मुख्य कारण क्या है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, ये गलत होगा। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान, ये बिल्कुल सही है। निम्न वेग हवाएं गलत है, गर्म और शुष्क बिल्कुल गलत है। एक बात आप लोग जाने रहिए कि भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो है उच्च आर्द्रता, जैसे आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई रहती है उसके बाद जो है और धूप वगैरह पड़ता है तो आर्द्रता जो है ज़्यादा होता है और उच्च तापमान, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है ना उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, तो जितना ज़्यादा तापमान बढ़ता है उतना ही आर्द्रता भी बढ़ता है। और अक्टूबर माह में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं और इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती रहती है। तापमान भी बढ़ता रहता है और आर्द्रता भी बढ़ती रहती है। दोनों का दोनों बढ़ता रहता है। दिन तो गर्म होगा, ठीक है? जो दिन होता है वो गर्म होता है, लेकिन जो रातें होती हैं वो ठंड होती हैं क्योंकि इसी के बाद से ठंडक की शुरुआत होती है। ये जाने रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, ठीक है? राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था के बारे में पूछा गया है। आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। आपके सामने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। बताएँगे तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था है, वो कौन है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। बिल्कुल सही, जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ये सब फैक्ट आप लोग जो है रट डालिएगा। ठीक है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। ये ध्यान रखेंगे। और इस संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। तो ये किसके अधीन है? ये जान लीजिएगा। तो ये आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। और द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ जिसे बोलते हैं, एनएसएसओ,
और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है सीएसओ जिसे बोला जाता है, ठीक है? सीएसओ, इस दोनों को जो है समन्वित मतलब दोनों का मर्ज कर दिया गया था। कब किया गया था मर्ज? ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न जो है वन लाइनर कभी-कभी आ जाता है। तो 23 मार्च 2019 को आपका एनएसएसओ प्लस सीएसओ को जो है मिला दिया गया था और यहाँ से आपका क्या हुआ था? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ कर दिया गया था। तो एनएसओ इसका नाम पड़ गया था, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थापना आप लोग जान गए हैं कि 1951 में हुआ था, ठीक है? नई दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इतना इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आप लोग अवश्य जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन-सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ठीक है? वसा को तोड़ता है और फिर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आंत है, फेफड़ा है, मस्तिष्क है और वृक्क दे रखा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 का आंसर बताएँगे। एक चीज़ जाने रहिए। देखिए, इसमें जो है ये भी नहीं होगा, आँत भी नहीं, फेफड़ा भी नहीं, मस्तिष्क भी नहीं और विक्र भी नहीं। ठीक है? जो यकृत होता है, यकृत अगर ऑप्शन दिया था तो यकृत सही होता है। यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कैसे? देखिए यकृत जो होता है वो कोशिकाएँ जो होती हैं, यकृत कोशिकाएँ जो होती हैं, वो नीले नीले हरे रंग की होती है। ठीक है? नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती है। नीले हरे रंग का पित्त पित्त रस जो है उत्पन्न करती है यकृत, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसमें सोडियम कार्बोनाइट तथा कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं और यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? और एक चीज और जान लीजिए, यकृत में विटामिन B12, ठीक है, विटामिन ए व विटामिन डी, ठीक है, लोहा एवं तांबा संचित रहता है। ये पूछा गया है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यकृत में क्या-क्या चीज़ें रहता है। तो विटामिन B12 रहता है, विटामिन ए रहता है, विटामिन डी रहता है, लोहा और तांबा जो है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये यकृत में स्टोर रहता है, ठीक है? ये जाने रहेंगे आप लोग, ठीक है? तो इसका जो है आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा यकृत होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ठीक है? तो लाइकेन, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक के बारे में बता दें। पेनिसिलिन जो है जो जीवाणु रोधी, ठीक है? जाने रहेंगे आप लोग। जीवाणु जीवाणु रोधी दवाओं का एक समूह है। पेनिसिलिन जो है जीवाणु रोधी दवाओं का एक समूह है जो कि जीवाणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है, ये जान लीजिएगा। ये पूछा भी गया है कि इसे किससे प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, हम बोलते चल रहे हैं। और पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में हस्तक्षेप करके काम करता है। तो ये कहाँ पे जो है वर्क करता है, तो कोशिका भित्ति पे जो है काम करता है, वहाँ पे हस्तक्षेप करके ये अपना कार्य कर देता है। और पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, ये आप लोग को नोट डाउन करा दे रहे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है? ठीक? और इसका जो है सही उत्तर होगा कवक, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1971, 2003 या 2010? ठीक है? आपके सामने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बताएँगे आप लोग। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना आपका 2003 में हुई थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक था। एक चीज़ जान लेंगे कि ये एक स्वतंत्र थिंक टैंक था और ये कहाँ पे जो है था संयुक्त रूप से, तो यूएस से। नोट कर लीजिएगा, ये सब थोड़ा फैक्ट है। कभी-कभी जो है आपका टू लाइनर प्रश्न आ जाता है, ठीक है? कथन कारण में भी पूछ लेता है, तो वहाँ पे आप लोग कभी फँसेंगे नहीं, ठीक है? जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यूएसए, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है?
ठीक है? और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना तो बता दिए कि 2003 में हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय आप लोग कहेंगे कि ऑकलैंड में है। ऑकलैंड में है। ऑकलैंड कहाँ पे है? तो ऑकलैंड जो आपका कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में है। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका मुख्यालय तो आप लोग जान गए हैं, ठीक है? कार्यालय की बात करेंगे तो कार्यालय आपका कहाँ पे है? पूछ सकता है कि इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो कार्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। एचडब्ल्यू लिख दे रहे हैं, स्विट्जरलैंड जान जाएंगे आप लोग। और ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखें आप लोग का फैक्ट्स कितना तैयार है। तो ये देखिए इसका कार्यालय है ब्रुसेल्स जो है आपका बेल्जियम में है। ठीक है? तो अभी बताए हैं कि ये संयुक्त जो है बेल्जियम, यूएसए और स्विट्जरलैंड का एक संयुक्त जो है थिंक टैंक है। तो इसका कार्यालय जिनेवा में भी है, ब्रुसेल्स में भी है और इसका जो मुख्यालय है वो ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में है। ठीक है? और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पर्यावरणीय पदचिह्न और जैव क्षमता सहित स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करता है और बढ़ावा देता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है? और इसका मुख्यालय ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार-बार पूछा गया है। ऑकलैंड, कैलिफोर्निया पे टिक करके आएँगे। ठीक है? जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है? और डेली ये शाम को 5 बजे ये 5 पीएम को ये क्लास डेली होगी जो कि संपूर्ण जीके की क्लास होगी। हाल ही में नवंबर 2024 जीके प्लस जो है करंट अफेयर भी इसमें हम करा दिया करेंगे और पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर हम लेके चलेंगे। ठीक है? तो अक्टूबर नवंबर से जितने करंट अफेयर हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम कराते चलेंगे। हाल ही में नवंबर 2024 जी20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है? तो ये बताना है आपको कि जी20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में, टोक्यो में, बेलेम में कि पेरिस में या इनमें से कोई नहीं? बताएं आप सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए इसका सही आंसर होगा ब्राजील के बेलेम में यह बैठक हुई थी। तो कहाँ हुआ था? तो बेलेम और बेलेम कहाँ पे है? तो बेलेम आपका ब्राजील में है। ब्राजील में है। और इसमें जो है भाग कौन लिया था? तो इसमें जो है आपके जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रधान सचिव हैं, पीके मिश्रा के नेतृत्व में भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में विस्तृत है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गोवा में, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग करेंगे। देखिए, ये गोवा में अवस्थित है, ठीक है? कहाँ पे है? तो ये गोवा में अवस्थित है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य। क्यों इम्पोर्टेंट है ये जान लीजिएगा। 2020 के बाद, ठीक है? 2020 के बाद अब जाके यहाँ पे, ठीक है? एक वयस्क बाघिन को देखा गया है और उसके 3 बच्चों को देखा गया है। तो एक बाघिन और प्लस उसके 3 बच्चों को 2020 के बाद यहाँ पे देखा गया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है, 2020 के बाद की बात है, ठीक है? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, गोवा में है, ठीक है? थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी, इसके बारे में ज़रा आप हमें कमेंट करके बताएँगे और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता देंगे। देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक डीडी न्यूज़ ने नवंबर 2024 में अपनी कौन-सी वर्षगांठ मनाई थी? ठीक है? देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारण डीडी न्यूज़ ने नवंबर 2024 में अपनी कौन-सी वर्षगांठ मनाई थी? ये आपको बताना है। तो ये 21वीं वर्षगांठ जो है, इन लोगों ने मनाया था। कौन-सा मनाया था? तो 21वां वर्षगांठ। तो ये किसी में ऑप्शन में नहीं है ये, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जान लेंगे आप लोग। और डीडी न्यूज़ को 3 नवंबर 2003 को 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में लॉन्च किया गया था। तो 2003 में ये लॉन्च हुआ था, 24 घंटे के समाचार जो है चैनल के रूप में और इसका 21 साल हो गया आपका और इसको मनाया गया है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए, ये आप जाने रहेंगे, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की बात है, ठीक है? यूपी स्पेशल का प्रश्न है ये और ये आज आपका होमवर्क रहेगा। कल की क्लास में इसका आंसर हम आपको अवश्य बताएंगे। तो ऑप्शन आपका दे रखा है कैमूर है, विंध्याचल है, सोनकर है, सतपुड़ा है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? और कल से प्रश्नों की संख्या और बढ़ेगी, ठीक है? तो जो लोग नए जुड़े हों वो शाम को 5 बजे जुड़ना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिए, ठीक है? शाम को 5 पीएम को ये क्लास डेली होगी और इसमें जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर
कंप्लीट कराया जाएगा। जीके प्लस करंट अफेयर भी हम कराएँगे और अन्य क्लास भी लगातार आपकी बैक टू बैक चलती रहेगी। तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप लोग के जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा तो सक्सेस विथ विक्रम करके आप डालेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलेंगे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।